सो हेलो एवरीवन, ये एक डाउट है, क्वेश्चन है जो कि ग्रुप पे आया हुआ था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। और जनरली लोग इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो मैं इसमें बताऊंगा आप लोग को। मैं ये बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। जैसे करना है वैसे क्यों करना है और जैसे नहीं करना है वैसे क्यों नहीं करना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर हम अगर हम सिर्फ ये सोचें कि क्वेश्चन में कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लें, अरे भाई ये तो तब होगा ना जब हमें ये मालूम हो कि कोई फॉर्मूला लगाना कब है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे यही मिस्टेक हो रही है ना। ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत ही किया होगा, क्योंकि वो क्या सोचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और क्या सोचना है वो बताऊंगा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। सॉल्यूशन: अ कंबस्शन गैसेस एंटर अ गैस टरबाइन एट। अब तो मुझे डर लगने लगा है कब मेरी आवाज रिकॉर्ड हो, पता नहीं। 1 घंटे जब से मेरे दोस्त आए। ठीक है, आप लोग कोई माइक सजेस्ट करिए जो जो अच्छी आवाज को पिकअप करता हो, दूर हो। और एक, जैसे अभी मेरी आवाज दबी दबी सी पिकअप होती है इसमें, तो कोई अच्छा माइक अगर आप लोग सजेस्ट कर पाए तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा। एक अच्छा माइक रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं अब हम लोग। कंबशन गैस है सेंटर गैस टरबाइन। ठीक है, ये इनलेट कंडीशंस दी हुई हैं, ये इनलेट कंडीशंस हैं, इनलेट। एंड द लीव एट, ये एग्जिट कंडीशंस हैं। ठीक, और उसके बाद ये सब कुछ चीजें दी हुई हैं, तो चलो मैं कुछ रिक्वायर्ड डेटा लिख लेता हूं। जैसे ये स्पेसिफिक हीट एंड एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट। देखो स्पेसिफिक हीट किस पे है ये नहीं दिया हुआ है ना। बट ओपन सिस्टम में अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है ना, जिसमें ये नहीं बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो उसे आपको बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है कांस्टेंट प्रेशर पे ही। सो Cp इज इक्वल टू 1.15 किलो जूल पर केजी केल्विन। और क्या दिया हुआ है? एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, n इज इक्वल टू 1.3, नॉट n, सॉरी, ये एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट है, यानी कि ये गामा है, नॉट n, ये गामा है। ठीक है ना, ये दो चीजें दी हुई हैं। प्रोसेस की बात नहीं किया हुआ है कि ये प्रोसेस 1.3 n पे हो रहा है, ये बोल रहा है एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट, इसकी बात कर रहा है। सो गामा इज इक्वल टू 1.3। चलो ओके, अब आगे और क्या दिया हुआ है? Determine the work output from the turbine under the reversible condition per unit mass of combustion gases assuming surrounding। और ये सराउंडिंग दिया हुआ है, ये सराउंडिंग दिया हुआ है। चलो इतनी चीजें दी हुई हैं, है ना। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज से हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन इसका। सो एक टरबाइन है, टरबाइन क्या करती है? टरबाइन गैस को क्या करती है? अगर टरबाइन है तो टरबाइन किसी भी गैस को, उसका जो मेन काम है वो एक्सपैंड करना, ये इसका मेन काम है, एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करेगी तो हमें कैसे बनाना होगा? जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है, कुछ ऐसे बनाना होगा स्कीमेटिक डायग्राम, राइट। यहां से इनलेट है, यहां से आउटलेट है, यहां से गैसेस किसी स्टेट 1 पे आ रही हैं, स्टेट 1 पे आ रही है, और ये स्टेट 2 पर जा रही हैं। स्टेट 1 यानी कि इन, और स्टेट 2 यानी कि आउट। ठीक है, अब देखिए, तो हम एस एफ ई अप्लाई कर दें, अगर एस एफ ई, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक फ्लो है, देखो गैस टरबाइन इज अ फ्लो डिवाइस, बिकॉज गैस टरबाइन इज अ फ्लो डिवाइस, इट इज अ फ्लो डिवाइस, ये याद रखना। सो गैस टरबाइन एक फ्लो डिवाइस है, दैट इज वाई हम एस एफ ई लगाएंगे। तो चलो एस एफ ई लगाते हैं। एस एफ ई लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? एस एफ ई क्या होता है? स्टेडी है,
यहां से देखिए स्टेडी है, ये स्टेडी भी है हमारा, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो स्टेडी के लिए क्या होता है, एस एफ ई फॉर स्टेडी फ्लो क्या होता है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 प्लस Q डॉट दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्मॉल q डॉट होगा क्योंकि मास को हमने कंसीडर, पर यूनिट मास हम सब कुछ ले रहे हैं इसलिए q डॉट होगा इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000। जो यहाँ पे कुछ समझ गए हैं, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, मैं जानबूझ के ऐसे लोगों के लिए डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ कुछ समझ गए हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा फॉरवर्ड चले जाएं। अब इससे ज्यादा भी फिलहाल मैं हिंट नहीं दूंगा ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। चलो पहले काम करते हैं, कुछ चीजों को हम कट कर लेते हैं। देखो इसमें एलिवेशन जैसा कुछ दिया नहीं है, सो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, डिफरेंस जीरो होगा, है ना। और इस गैस टरबाइन में यार कोई गैस टरबाइन में कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए हीट इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा। और तो कुछ बचा नहीं। अब हमें बस WCV निकालना है। सो WCV कितना हो जाएगा ये, सो WCV इज इक्वल टू, मैं सारे टर्म्स एक साथ लिख ले रहा हूँ, H1 माइनस H2 एक साथ आ जाएगा, C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, ये एक साथ आ जाएगा। और कुछ आई थिंक बचा नहीं, हाँ इतना ही बचा, है ना। तो C1 H2 माइनस H1 कितना आ जाएगा, CP T2 माइनस T1। मैं थोड़ा सा शॉर्ट, एक एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ। आप लोग को ये समझ ना आए तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, तो आई विल एक्सप्लेन, जो अगर कुछ समझ ना आए। तो C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, मतलब एल्जेब्रा के पोर्शन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। CP दिया हुआ है 1.15 और T2 नहीं T1 आएगा यहाँ पे, T1 माइनस T2 होगा, ना कि T2 माइनस T1। सो ये होगा T1 माइनस T2। T1 कितना है, देखो T1 है 900 डिग्री सेल्सियस। सो 900 का मतलब क्या हुआ, यहाँ इस डेटा को हम पिछले वाले उसमें लिख लेते हैं। T1 कितना हो जाएगा 900 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1123 केल्विन। और T2 कितना हो जाएगा 650 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 9 आई थिंक 73, कितना हो जाएगा 273, 923, 923, ठीक है, ये 73 होगा, ठीक है। जो भी डेटा लिखना होगा मैं पीछे वाले पेज पे आके लिखूंगा। चलिए, तो ये T1 कितना है हमारा 1173, और ये आया 1173, ये आया 973 प्लस C1 यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। मैं डायरेक्टली अब इसको कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, आप लोग इसको देखिए कि मैं कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप कितना हो जाएगा 1173 माइनस 923 मल्टीप्लाइड बाई 1.15, ये हमारा पहले वाले का आ गया। चलो लिख लेता हूं अलग से, 287 और माइनस 100 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, ये आ गया -40। सो WCV कितना आ गया, यहां से आ गया WCV इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये, यही लिख लेते हैं इसको 247.5। सो हमारा आंसर आ गया 247.5 किलो जूल पर केजी। और ये आंसर लिखते ही हम क्या करेंगे, इसको आंसर को हमने लिख दिया, और आंसर को लिखते ही हम तो खुशी खुशी घर आ गए, और बाद में पता चला कि ये हो गया गलत और नंबर मिल गए 0।
ये तो हो गया जी गलत। हाँ, यही सरप्राइज है इस क्वेश्चन में, ये हो गया गलत और नंबर मिल गए 0। ये सब गलत हो गया, नंबर 0 मिल गए। तो सही क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ है? आइए देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ये गलत हुआ और मालूम कैसे चला ये गलत है। ऐसा थोड़ा है कि आप मतलब मुझे मालूम है तो मैंने बस आप ऐसे गलत कर दिया, नहीं। सबसे पहली चीज जो हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखो इस बात को। एस एफ ई है क्या? एस एफ ई ई ये है क्या? ये असल में है फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। और फर्स्ट लॉ की एक खासियत है, फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। कोई एक रैंडम प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है, ऐसे चलो ठीक है ऐसे ही मान, या पिस्टन ले लेते हैं, पिस्टन अरेंजमेंट ले लेते हैं। और इस प्रोसेस में क्या है ना, ये इंसुलेटेड है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको फर्स्ट लॉ के बारे में, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट लॉ के बारे में नहीं समझेंगे तब तक इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। और इसके अंदर एक गैस भरी है और प्रोसेस कहता क्या है, या स्टेटमेंट जो वो कहता है कि कोई प्रोसेस हो रहा है जिस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर, यानी कॉस्ट पर वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, ये बताया गया। क्या मतलब हुआ फर्स्ट लॉ? अभी मैं क्लोज सिस्टम लिया मैंने, आप सोच रहे होंगे ओपन सिस्टम का क्वेश्चन है, क्लोज सिस्टम ले लिया। जहां से आसानी से समझ आ जाए वही लेंगे ना। तो देखो, क्योंकि हमें नेचर समझना है, फर्स्ट लॉ का नेचर समझना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो फर्स्ट लॉ का नेचर बताने जा रहा हूं। तो भाई इन्होंने बोला कि ऐसे से कुछ कंडीशन गिवन है, मैं इस पोर्शन को भी कॉपी कर लेता हूं। ऐसे से कुछ कंडीशंस गिवन है। अब इसमें चाहे जो वर्क है, चलो अब हमने मान लो ऐसे इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट का मतलब ये हुआ, इसमें देखो ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है इसलिए क्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। सो यहां से ये हो गया 0 और डब्ल्यू कितना हो गया माइनस डेल्टा यू। और इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी को कॉस्ट पर, सो लेट, मान लेता हूं मैं बस आपको समझाने के लिए, लेट लेट डेल्टा यू इज माइनस 400 किलो जूल। यार माइनस क्यों लिया, कॉस्ट मतलब ऑब्वियसली वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, कॉस्ट बोला है ना, कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वो कम होगा जो चीज है, तो इसलिए डेल्टा यू 0 लिया। यहां से हमें पता चला नेट वर्क इज 400 किलो जूल। ये फर्स्ट लॉ है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दिस इज पॉसिबल। आप सोच रहे होंगे अच्छा क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा आपको मेरे ख्याल से, पर बहुत ब्यूटीफुल चीज समझने वाले हैं। आइए हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ को ले आते हैं। अब हम सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सडनली सेकंड लॉ कम्स इन, सडनली सेकंड लॉ कम्स इन। सेकंड लॉ इज लाइक एन ऑडिटर। ऑडिटर को जानते हो ना, साल भर घोटाला करो और ऑडिटर आया और ऑडिटर ने ऑडिट किया, और ऑडिट करने के साथ यानी ऑडिट करने में उसने पहली चीज क्या दिखी ना, जरा एफिशिएंसी निकाल के बताओ मुझे, तुम्हारे प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है।
प्रोसेस एफिशिएंसी, ये सेकेंड लॉ ने बोला। मैंने बोला हाँ निकाल के दिखा देते हैं। वर्क डन, नॉट डॉट नहीं रहेगा, डिवाइड बाय एनर्जी। वर्क डन हमारा हुआ 400, एनर्जी हमने 0 दी है। यार देखो ध्यान से, कोई एनर्जी नाइदर सप्लाइड नॉर रिजेक्टेड। Q0 मीन्स नाइदर सप्लाइड, नाइदर सप्लाइड नॉर रिजेक्टेड, ना दिया ना लिया। और इसने बोला भैया ऐसा है कि जो एफिशिएंसी वो इन्फिनिट आ गया। और इतना तो हम भी जानते हैं यार, अब हम पूरा सारे लॉ तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो इतना तो हम भी जानते हैं यार कि ईटा एक नहीं हो सकती, इन्फिनिटी की क्या औकात। यानी ये गलत है, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। इवन एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%. What to speak about? What to speak about infinity? This is wrong. ऑडिटर ने बोला दिस इज रॉन्ग, मतलब ऑडिटर ने बोला ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। भाई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। चलो, यानी कि हमने ये सीखा कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो पॉसिबल ही ना हो। अब हम इसको जरा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अपनी टरबाइन में हमने Q0 लिया है, कहां है हमारी टरबाइन भाई, कहां है Q0 जो लिया है, ये रहा Q0। हमने बोला है इस टरबाइन को हमने ऑटोमेटिकली क्या मान लिया है, एडियाबेटिक, बिना कहे। टरबाइन में नो एनर्जी, नो हीट, नो हीट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन नहीं है हीट का, ऐसा बोल रहे हैं हम। अच्छा जी, हीट का इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन सेकेंड लॉ बाबा क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता क्या है, सेकेंड लॉ बोलता है, देखो सेकेंड लॉ की एक बात बताऊं अगर मैं, सेकेंड लॉ क्या बोलता है एक शब्द में, कि भैया कुछ तो हीट रिजेक्ट होगी। ये सेकेंड लॉ बोलता है फॉर श्योर, फॉर श्योर होगी ही होगी, यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट अवॉइड। ये सेकेंड लॉ बता रहा है किसके लिए, फॉर एन एक्चुअल पॉसिबल प्रोसेस। हमने लगाया फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ में हमने ये फर्स्ट लॉ लगाया हमने, और कहां गया ये फर्स्ट लॉ लगा दिया, कहां गया भाई, अरे क्या कर दिया, अगर ऊपर नीचे हो गया क्या कुछ। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज क्रॉस किया है, ये हाँ आंसर आया है, और फिर हमने कुछ एनालिसिस किया, ठीक है ना। देखो मैं धीरे धीरे आपको ना सेकंड लॉ का फील दे रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरी की पूरी डायनेमिक्स का जो सोल है, आत्मा है, उसको रिवाइज करा रहा हूं आपको। आप ये वीडियो पूरी देख करके आप अमेज हो जाओगे, है ना। यू विल बी रियली अमेज एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने ये सीखा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो भाई अब हम एक काम करते हैं, आप अपनी टरबाइन को दोबारा ले आते हैं, ये तो एक चीज हो गई है ना। अब अपनी टरबाइन को दोबारा ले आते हैं, और टरबाइन को ले आए, और हमने कहा ऐसा है टरबाइन भैया, कुछ तो आप लेंगे हीट इनपुट, मतलब जस्ट एनर्जी लिख रहा हूं, एनर्जी इनपुट, कुछ आप देंगे मुझे आउट, एनर्जी ही का कुछ आउटपुट, एनर्जी के अलग अलग टर्म्स की,
लेकिन एक हीट नाम की चीज है, देखो, एक ये सब्सटेंस का फ्लो एनर्जी है, ये फ्लो एनर्जी है जो इनपुट जा रहा है, आउटपुट भी फ्लो एनर्जी है, सब्सटेंस के साथ जाने वाली एनर्जी। प्रेशर सब्सटेंस के साथ जा रहा है, टेम्परेचर सब्सटेंस का है, सब्सटेंस यानी स्टीम गैस बने तो गैस, गैस का टेम्परेचर गैस के साथ जाएगा, समझो बात को, यानी वो जो कैरी कर रहा है गैस खुद कैरी कर रहा है, प्रेशर गैस कैरी कर रहा है और जो वेलोसिटी है वो गैस की है, वो इनपुट और वो आउटपुट। लेकिन एक एक एनर्जी होगी Q डॉट आउटपुट, रिजेक्ट मान लो इसको लिख दिया, कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी, रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट तो नहीं, लॉस्ट, और हमने इसको कंसीडर नहीं किया था फर्स्ट टाइम में, कुछ एनर्जी लॉस होगी ही होगी, 100% होगी। अब डिपेंड करता है, अगर हमने इस लॉस्ट को एक मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम मिनिमम पॉसिबल नॉट जीरो, याद रखना, मिनिमम पॉसिबल बट नॉट जीरो, जैसे ही कोई प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर से जरूर लॉस होगी, और वो मिनिमाइज कर सकते हैं बट जीरो नहीं करें, यानी कि कोई रैंडम प्रोसेस लेते हैं, कि एक रैंडम प्रोसेस के लिए हमने एज्यूम किया कि 10 जूल एनर्जी तो रिड्यूस करानी ही पड़ेगी, हम शायद अपने प्रोसेस में एफिशिएंट ना हो, आइडियल ना हो, उस केस में हम शायद 20 जूल रिजेक्ट करवा दें, 20 जूल लॉस करवा दें, गलती से 25 जूल लॉस करवा दें। लेकिन अगर हमने दुनिया के सारे आइडियल काम किए, ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर सारे आइडियल काम किए, इवन इन दैट इवन इन दैट केस मुझे 10 जूल तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, ये 10 जूल ऑप्शनल नहीं है, ये 10 जूल कंपलसरी है टू रिजेक्ट या टू लॉस्ट। अब इस 10 जूल के अलावा हम जो रिजेक्ट करते हैं वो हमारी गलती से होता है, हमारी मतलब कि जो भी है सिचुएशनल गलती, उसी गलती को इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी गलती को? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी याद रखो, ये जो लॉस हो रही है ये इरिवर्सिबिलिटी, ये जो मिनिमम लॉस है ना ये इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, पर जो हमारी गलती से जा रहा है वो इरिवर्सिबिलिटी है। ठीक, अब हमको ये देखना है कि मिनिमम, अच्छा अब एक तो हो गया ये जो पिछला वाला था नॉट पॉसिबल केस, अब दो केसेस और होते हैं, कौन से केस? अब दो केसेस और हैं, नॉट पॉसिबल तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पॉसिबल। नॉट पॉसिबल से नीचे आएंगे तो आइडियल और पॉसिबल। चलो मैं इस पे अब छोटा सा डिस्कशन देता हूं आपको। आइडियल का मतलब सीधा सीधा क्या है? मिनिमम मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू बी लॉस्ट, ये आप क्या है, ये आइडियल प्रोसेस है ना, इतना एनर्जी तो लॉस्ट हो, हीट तो लॉस्ट होगी ही। और पॉसिबल क्या है? मोर पॉसिबल या रियल भी इसको बोलते हैं, रियल प्रोसेसेस पॉसिबल और मोर देन मिनिमम रिक्वायर्ड हीट लॉस्ट, जितनी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, और मोर देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, वही सेकेंड लॉ वाला ही सेम चीज है ना। ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मतलब सेकेंड लॉ ने बताया है कि मिनिमम इतनी हीट रिजेक्ट होगी, अगर उतनी ही रिजेक्ट किया तो जो प्रोसेस होगा वो आइडियल होगा। आइडियल का मतलब क्या होगा? ईटा इज इक्वल टू ईटा ऑफ कैरनॉट, कैरनॉट ध्यान से समझना, ईटा इक्वल टू वन भी मत समझ लेना, हाँ, कि पता चले ईटा इक्वल टू वन समझ लिए, नहीं नहीं नहीं, नॉट वन, नॉट वन। और रियल में ईटा लेस देन ईटा कैरनॉट, लिंक करने के लिए कैरनॉट का नाम लिया, ओपन फ्लो प्रोसेस में कैरनॉट का कोई वैसे रोल नहीं है, लिंक करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं यार, इस क्वेश्चन में हम कहां और क्या समझ सकते थे।
इस क्वेश्चन में हमें कैसे मालूम चलता कि ये एक फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन नहीं है? देखो इसके एक दो हिंट है इस क्वेश्चन में, चलो बताता हूं। दो हिंट है इस क्वेश्चन में, दो, एक डायरेक्ट हिंट है और एक इनडायरेक्ट हिंट है। ठीक है, पढ़ते गए हम क्वेश्चन को। ये अगर ये क्वेश्चन SFEE यानी फर्स्ट लॉ का होता तो ये डेटा दिया होता, ध्यान से समझिए, ये डेटा दिया होता, ये डेटा दिया होता और ये डेटा भी दिया होता। ठीक है, आगे इसने जो बोला है उसको ध्यान से देखिए। बोला है वर्क आउटपुट, इसको क्या चाहिए? वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन अंडर द रिवर्सिबल कंडीशंस। रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल यार नाम आ गया, और रिवर्सिबल मतलब हम आइडियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइडियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और जब हम आइडियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट लॉ को छोड़ना होगा फिलहाल। अच्छा, सेकेंड लॉ में भी फर्स्ट लॉ निहित है, डोंट थिंक कि ऐसा नहीं है। अगर सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है तो ऑल मतलब ये ये एकदम श्योर है कि फर्स्ट लॉ अप्लाई अप्लाई हो रहा है, हम बस फर्स्ट लॉ अप्लाई करने में हम गलती कर रहे हैं। चलो, आइडियल प्रोसेस दैट मीन्स ये रिवर्सिबल है, दैट मीन आइडियल प्रोसेस, और दैट मीन्स सेकेंड लॉ से शुरू करेंगे हम, सारा काम कहां से शुरू करेंगे? सेकेंड लॉ से। ठीक है, दूसरा हिंट कहां है? दिस इज हिंट नंबर 1, हिंट नंबर 1, और ये हिंट डायरेक्ट हिंट है। कौन सा हिंट है ये? डायरेक्ट हिंट। और सेकेंड हिंट का वो भी देख लो। डायरेक्ट हिंट का मतलब है कि ये देखते ही हमें अब इंतजार नहीं करना, सेकेंड हिंट का इंतजार नहीं करना है। और ये रहा हमारा सेकेंड हिंट, अज्यूम सराउंडिंग, अज्यूम सराउंडिंग। सराउंडिंग की वैल्यू दी है भैया 100 किलो पास्कल और 25 डिग्री सेल्सियस। अरे बाबा, दिस इज सेकेंड हिंट, सेकेंड हिंट। और ये हिंट जो है ये इनडायरेक्ट हिंट है। क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट हिंट और डायरेक्ट हिंट का क्या मतलब है? तो ऐसा है कि इनडायरेक्ट हिंट और डायरेक्ट हिंट का मतलब ये है कि डायरेक्ट हिंट आपने रिवर्सिबल कंडीशन या ऐसा कुछ भी दिख लिया, पॉसिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल कंडीशन, तो हमें मालूम अब सेकेंड लॉ लगाना है। अगर सेकेंड हिंट नहीं दिया है, समझिए बात को, अगर सेकेंड हिंट नहीं दिया है, हमें तो फर्स्ट हिंट से ही ये चीज समझ जानी है। हिंट ना भी दिया हो, यानी उसने सराउंडिंग ना भी दिया हो, तो हमें अपना सराउंडिंग डाल देना है यहाँ पे। हमने सराउंडिंग पढ़ा है 25 डिग्री सेल्सियस 100 किलो पास्कल, तो या जो भी है, जो भी अपने सराउंडिंग डेड स्टेट जो भी पढ़ा, जिसको डेड स्टेट बोलते हैं, जो भी है ना, उसको यूज करना है, फिर अपने मन से यूज करना है, कोई भले दिया हो चाहे ना दिया हो। आई बात समझ में? सो एक्चुअली इस तरह से हम पहचान गए कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन ही नहीं था। चलो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वर्क। अब हम आपको बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बताई जाओ। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, ये बात जान लो। चलो देखो, वर्क अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आउटपुट। ये ध्यान रखना, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आउटपुट। जब वर्क अंडर रिवर्सिबल कंडीशन दे दिया ना, तो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क आउटपुट। और यहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी या अवेलेबल एनर्जी आता है, यहीं पे ये इंट्रोड्यूस होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी। तो चलो कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। मैं शॉर्ट में पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, शॉर्ट में आपको सच बता रहा हूं, ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स आप यहां पढ़ने वाले हो, पूरी थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, देखो एक सिस्टम है,
सिस्टम, इस सिस्टम में हमने क्या किया, इस सिस्टम का कुछ स्टेट है, सिस्टम इज स्टेट 1, बट डेड स्टेट नहीं है, डेड स्टेट से अलग कोई जगह पे है ये, ठीक है, ओके। अब हमने एक इंजन इससे अप्लाई कनेक्ट कर दिया, हीट इंजन, इससे एक हीट इंजन कनेक्ट कर दिया। हीट इंजन क्या करेगा, हीट इंजन बेसिकली क्या करेगा, कुछ वर्क आउटपुट देगा और कुछ हीट रिजेक्ट करेगा। हीट रिजेक्ट करेगा, या इस हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है इसको डेड स्टेट में पहुंचाएगा, या डेड स्टेट में नहीं पहुंचाएगा, मैं बोल रहा हूं स्टेट 2 में पहुंचाएगा, स्टेट 2। यानी कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 आने में कुछ वर्क आउटपुट दे रहा है हमें। अब दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये अलग बात है, क्योंकि ये इमेजिनरी हीट इंजन है, दिस इज इमेजिनरी हीट इंजन। इमेजिनरी हीट इंजन, तो इमेजिनरी हीट इंजन का मतलब क्या है ना, कि मैं ये देखना चाह रहा हूं, देखो अवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, मैं ये देखना चाह रहा हूं यार कि जो सिस्टम 1 है ना, सिस्टम 1 इसकी कितनी औकात है। भाई देखो सिंपल, कितनी हैसियत है वर्क देने की, वर्क देने की, वर्क देने की, इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी है। इसकी हैसियत कितनी है वर्क देने की, ये वर्क डन सा लग रहा होगा पर देने लिखा है, वर्क देने की। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा है, या फिर ये कंडीशन थोड़ी अधूरी है, क्योंकि भाई ये वर्क देगा तो इसकी स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज होकर कहां तक जाए, वर्क देने की बिफोर इट रीच टू डेड स्टेट, ये डेड स्टेट पे जब तक पहुंच जाए, यानी कि ये वर्क देता रहे, इससे हम चूस रहे हैं वर्क, थोड़ा समझना इस बात को, इससे हम वर्क कंटिन्यूसली चूस रहे हैं इस सिस्टम से, और चूसते चूसते इसको हमने क्या किया, कहां ले आए, डेड स्टेट पे ले आए। तो कितना वर्क हमने एक्सट्रैक्ट किया, है ना, होता ना कि माँ बाप को पैसे को चूसते हैं, तो माँ बाप की एक हैसियत है, वह हम तो करते हैं ना, माँ बाप की भी एक हैसियत है कि वो इससे ज्यादा अब आपको अपने संपत्ति को चूसने नहीं दे सकते, है ही नहीं, मतलब खत्म हो जाएगा उनके पास, अब हैसियत ही नहीं बची। ऐसे यहाँ पे भी है, सिस्टम एक, कोई एक सिस्टम है, यहां से ध्यान से समझना, अभी मैं क्या बता रहा हूं, ये एक सिस्टम के एक स्टेट की अवेलेबल एनर्जी बता रहा हूं मैं। हमने इससे एक वर्क एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, पॉसिबल वर्क, इम्पॉसिबल वर्क नहीं, इम्पॉसिबल भी ले लो, पॉसिबल वर्क, और जैसे से वर्क निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं, स्टेट नीचे आ रही है, वर्क निकाल रहे स्टेट नीचे आ रही है, और एक वक्त आएगा जब डेड स्टेट पे पहुंच जाएगा। अब इससे हम चाह के भी वर्क नहीं निकाल सकते, लेकिन सिस्टम के पास एनर्जी है, सिस्टम के पास एनर्जी है, बट ये वर्क नहीं दे सकता, बात समझो, आई बात समझने, सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है, पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी है, फ्लो एनर्जी भी होगी, सब एनर्जी है, लेकिन वर्क नहीं दे सकता ये। अब इसकी हैसियत नहीं बची कि ये वर्क दे पाए, समझे बात को। ये होता है अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट 1, इसको बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट 1, ठीक है ना। तो यानी कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, और इसको हम दिखाते हैं साई 1 से, साई 1, सो साई 1 इज अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट 1। एट स्टेट 1 माने क्या है, याद ध्यान से समझो, ये यहां से हम डेड स्टेट तक जाएंगे, कंसीडर किया ऑल, मतलब हमने ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है हम डेड स्टेट तक जा रहे हैं। और साई 2 या फिर हम साई 1 को क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क एक्सट्रैक्टेड बिफोर रीचिंग
टू डेड स्टेट, दिस इज साई 1। अब ऐसी ही कोई एक दूसरी स्टेट है साई 2, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली मैं बोल रहा हूं इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, चलो वर्क मैक्सिमम 1, इसको ऐसे बोल रहा हूं वर्क मैक्सिमम 1। साई 2 क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट 2, यानी कि कोई भी वही सब्सटेंस है, हमने उसको किसी दूसरी स्टेट पे ले लिया, जस्ट कंसीडर कर रहे हैं दूसरी स्टेट पे ले लिया, कोई भी दूसरी स्टेट हो, बस डेड स्टेट ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क एक्सट्रैक्टेड बिफोर रीचिंग टू डेड स्टेट। चलो एक काम करता हूं, आपको एक चीज बताता हूं तब और अच्छे से समझ में आएगा। एक लिया मैंने साइडी, साइडी क्या है देखो, अनअवेलेबल एनर्जी एट डी माने डेड, डेड स्टेट। ऊपर के दोनों की वैल्यूज हमें नहीं मालूम है, बट इसकी वैल्यू मालूम है हमें। ये सेकंड वाले को लिख दिया वर्क मैक्सिमम पॉसिबल वर्क फॉर स्टेट 2। जरा इसको देखो ध्यान से, ये क्या होगा 0, ये मालूम है हमें डेड स्टेट पे एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी नहीं है। यहां मैं लिखूंगा एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, बट अवेलेबल एनर्जी नहीं है। कोई अवेलेबल एनर्जी नहीं है, कोई वर्क आउटपुट देने भर की एनर्जी नहीं। दिस इज डेड स्टेट। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हमने क्या सोचा ध्यान से समझो, हमने लिया था स्टेट 1, स्टेट 1 ये हो गया डेड स्टेट, एक सेकेंड, ये हो गया डेड स्टेट, डेड स्टेट, और ये हो गया स्टेट 2, स्टेट 2। अब मैं पिक्टोरिकली भी दिखाता हूं आपको, अगर हम स्टेट 1 से डेड स्टेट पे आ रहे हैं, स्टेट 1 से डेड स्टेट पे आ रहे हैं, सो जो अवेलेबल एनर्जी है वो है साई 1। स्टेट 2 से डेड स्टेट पे आ रहे हैं तो साई 2 है, ठीक है ना, और अवेलेबल एनर्जी ही है वर्क मैक्सिमम 1, वर्क मैक्सिमम 2। अब एक कंडीशन ऐसा सोचते हैं, एक कंडीशन हम कुछ ऐसी सोचते हैं कि हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आए, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आए और हम जानना चाहते हैं कितना वर्क मिला हमें। तो ऐसा है, हमें डेड स्टेट तक जाते तो 1 इतना मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिल सकता था, पर हम नहीं गए, हम स्टेट 2 पे रुक गए, तो कितना मिलने से रह गया, और इसी को क्या बोलेंगे साई 1 माइनस साई 2। कुछ बात समझ में आ रही है, क्या ये समझ में आ रहा है? मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं अब, तो क्वेश्चन पीछे छूट गया है। ये है सेकंड लॉ और अवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, या इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको साई 1 साई 2 की भी कहानी बता देता हूं। अभी तक तो खैर साई 1 साई 2 की बता रहा था, अब साई 1 बेसिकली है क्या। साई 1 हमने लिखा तो साई 1 है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि साई 1 का मतलब है साई 1 0 भी बोल सकते हैं, 1 0 मतलब 0 माने डेड स्टेट, 0 माने डेड स्टेट। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, साई 1 जो है ना ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, बल्कि क्या है डिफरेंस है, बट अ डिफरेंस किसका, बिटवीन बिटवीन स्टेट एंड डेड स्टेट, बिटवीन एनी स्टेट एंड डेड स्टेट, बिटवीन एनी स्टेट एंड डेड स्टेट। बात समझ आ रही है?
ये जो साई वन है इसकी बात कर रहा हूं, यही है डिफरेंस, ये साई टू भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस यानी कि क्या है, डिफरेंस किसका है, तो साई फॉर्मूला क्या होता है, और इसका फॉर्मूला, हाँ इसका एक फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूले को बोलते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम इसी फॉर्मूले को बोलते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन। अवेलेबिलिटी, क्या स्पेलिंग है, अवेलेबिलिटी फंक्शन। बट फॉर्मूले को नहीं बोलेंगे, मैं एक मिनट रुकिए, साई वन को मैं नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही, किसी रैंडम स्टेट की अगर बात करें तो कोई भी स्टेट पे है, लाइक साई की बात कर रहे हैं, है ना, साई की अगर बात करें, साई यानी कि कोई एक स्टेट है और डेड स्टेट है, स्टेट, एनी स्टेट माइनस डेड स्टेट, इनके बीच में क्या है, वर्क का इंटरेक्शन। सो साई का फॉर्मूला होता है h प्लस सी स्क्वायर बाई 2, जनरली कोई 2 होता है, कभी 2000 होता है, अगर हमें यूनिट मैच करानी है तो 2000 लिखेंगे, मे बी आप 2 देखें फॉर्मूले में, अवेलेबल एनर्जी के फंक्शन के फॉर्मूले अगर आप कहीं देखें तो, प्लस जी जेड माइनस टी नॉट एस, ये होता है अवेलेबल एनर्जी, इसको बोलते हैं फंक्शन, अवेलेबिलिटी फंक्शन, अवेलेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी फंक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यानी अब मैं तीनों के लिए लिख रहा हूं, सो साई वन कितना हो जाएगा, यानी डेड स्टेट 1 के लिए ये हो जाएगा h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी z1 माइनस टी नॉट s1। अच्छा, टी नॉट ये क्या है, डेड स्टेट है, डेड स्टेट है टी नॉट, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं अवेलेबल एनर्जी, ऑल्सो अवेलेबल एनर्जी एट 1। साई 2 क्या हो जाएगा, देखो h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी z2 माइनस टी नॉट s2। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, और यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई, एक काम करता हूँ, मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही ऐसा हो कि आपका अवेलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बच जाए। फिर साई थ्री नहीं, साई नॉट डेड स्टेट, हमने पहले किससे रिप्रेजेंट किया है इसको, नॉट से आई थिंक रिप्रेजेंट किया हर जगह, देखो नॉट है, नॉट यानी कि डेड स्टेट, सो साई नॉट इज इक्वल टू एच नॉट प्लस सी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस जी जेड नॉट माइनस टी नॉट एस नॉट। देखो दिस इज एनर्जी, ठीक है ना, बट इसमें से कोई वर्क नहीं निकल सकता, इसमें से कोई वर्क नहीं निकल सकता, ठीक है। चल, अब हमें क्या, हमें तो चलना है भाई प्रोसेस 1 to 2। नाउ फॉर प्रोसेस 1 to 2, या चलो फॉर, या हम लिख सकते हैं अवेलेबल एनर्जी एट 1, सो अवेलेबल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू साई 1 माइनस साई नॉट, ठीक है। यहाँ पे इसको साई 1 0 लिखो, साई 2 0 लिखो, ठीक है, और ये बोल सकते हैं साई 1 2, ठीक है, थोड़ा सा नोटेशन में आपको अपडेट करना है, 1 0, यस, ठीक है, सो साई 1 माइनस साई 0,
साई वन माइनस साई जीरो आओ, या साई नॉट, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब इसको कोई प्रूफ नहीं करना है। सो एच वन माइनस एच नॉट, ये आ गया, प्लस सी वन स्क्वायर माइनस सी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। तो बार बार डाउट होता है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस जी जेड वन माइनस जेड नॉट माइनस टी नॉट एस वन माइनस एस नॉट, ये हो गया अवेलेबल एनर्जी 1। इसी तरह से अवेलेबल एनर्जी 2 भी हो जाएगी। हमें जो रिक्वायर्ड है वो है अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम स्टेट 1 to 2, और इसी को मैं बोल रहा हूं साई वन वन टू, साई वन टू, दैट इज इक्वल टू साई वन माइनस साई टू। अरे भाई देखो ना, ये वाले फिगर में यही तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, और यही जो है दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क अंडर रिवर्सिबल कंडीशन। ठीक है, अभी इरिवर्सिबिलिटी तो आई ही नहीं है, तो मैं इस आज के लेक्चर में इरिवर्सिबिलिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। सो मैं इसको एक काम करता हूं, इसी को मैक्सिमम पॉसिबल को डब्ल्यू मैक्स भी लिख देता हूं। सो अगेन डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी 1 2 and that is equal to psi 1 minus psi 2. So W max is equal to availability 1 to 2 is equal to H1 minus H2 plus C1 square minus C2 square divided by 2000 plus GZ1 minus Z2 minus T naught S1 minus S2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यार, मैं बस एक आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, ये भी एनर्जी इक्वेशन ही है, ये देखो ना, ये ऐसा फी नहीं है, और ये वो वाली एनर्जी है जो हमें रिजेक्ट करनी पड़ी, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की एनर्जी जो रिजेक्ट करनी पड़ी। तो मैंने क्या बोला था कि सेकेंड लॉ लगाते ही हम ऑलरेडी हमने फर्स्ट लॉ यूज किया हुआ है, और ये रिजेक्टेड एनर्जी है जो हमने फर्स्ट लॉ में इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई थी, है ना, इतनी एनर्जी हमें एक्स्ट्रा मिल गई थी। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं रखते, अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा लाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लाता हूं, थोड़ा ऊपर से लाएंगे। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लॉ। सो डब्ल्यू मैक्स सिंपली, देखो ये क्वेश्चन तो अभी जो सॉल्व कर चल रहा है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यही तक है, मतलब फॉर्मूला, लेकिन आपको जो पिछले मैं करीब आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे डालने के लिए कि कैसे हम पहचानेंगे क्वेश्चन को, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग पहचान जाएंगे, है ना। सो हो जाएगा H1 माइनस H2, मैं सिर्फ वही दोबारा लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखने से क्या होगा थोड़ा, सो W max is equal to H1 minus H2 plus C1 square minus C2 square divided by 2000 plus G Z1 minus Z2 minus T naught S1 minus S2। एक काम करता हूं मैं, पहले बाकी सब तो हमें मालूम है ना, जो जो मालूम है उसको बेसिकली, दिस इज 0, और ये वाला क्या हो जाएगा, Cp T1 माइनस T2। तो अपने पास देखो T1 है, T2 है, Cp है, C1 है, C2 है, T0 है, बस ये नहीं है ना। तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। सो S1 माइनस S2 बराबर, सिंपली हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, तो हम प्रेशर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सो Cp ln, देखो 1 पहले है 2 बाद में है, तो यहाँ पहले 1 होगा, T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस R ln T1 डिवाइडेड बाई T2। चलो अब हमें R निकालना पड़ेगा क्योंकि R नहीं है हमारे पास, तो पहले R निकाल लेते हैं, फिर अगले पेज से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
R इज इक्वल टू CP माइनस CV। CV तो दिया नहीं है, बट हमें ये मालूम होना चाहिए, देखो गामा इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई CV। सो CV बराबर क्या हो जाएगा, CP डिवाइड बाई गामा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस CV डिवाइडेड बाई गामा। R इज इक्वल टू CP की वैल्यू है 1.15 माइनस 1.15 डिवाइडेड बाई 1.3 आई थिंक, है ना, ये रहा 1.3। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, R की वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही अच्छी सी वैल्यू आ जाएगी R की। कितनी आ जाएगी ये, 1.15 माइनस 1.15 बाई 1.3, कितना आ जाएगा ये, 0.2653 लिख लेता हूँ, 2654 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, वैल्यू रख देते हैं सारी, हाँ सब वैल्यू रख देते हैं, 1.15 ln T1 1173 डिवाइड बाई 923, मुझे वैल्यू याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस 0.2659 है, कितना है 4, 2654 ln, पहले प्रेशर था 800, अब है बाद में है 400। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेटर का यूज आएगा। सो पहले काम करते हैं, 1173 डिवाइड बाई 923, 1.270856, 1.27 और मल्टीप्लाइड बाई इसको 1.15 मल्टीप्लाइड भी कर लेते हैं, 1.4615 लिख देते हैं, 1.4615 माइनस, हाँ माइनस ये 800 अपॉन 400, एक मिनट कॉल आ रही है, 800 अपॉन 400, रिकॉर्ड चालू है, ये हो जाएगा ln मल्टीप्लाइड बाई 0.2654, ये हो जाएगा 0.184 लिख देता हूं मैं इसको, 0.184। ठीक है, अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1.4615 1.2775, ये आ जाएगा 1.2775, है ना। अब यूज दिस वैल्यू, अब हम करते हैं क्या, W मैक्स डायरेक्टली लिख लूं, चलो एक बार कॉपी पेस्ट करता हूं, उसके बाद लिख लूंगा। कहाँ है भाई कॉपी पेस्ट करने के लिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। कुछ कट गया, ठीक है, जरा साफ सफाई कर लें इसका। हमें यूज करना है, सो W मैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CP T1 माइनस T2 प्लस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस, ये तो हमने जीरो लिख रखा है पिछले में ही, माइनस T0 S1 माइनस S2, और S1 माइनस S2 की वैल्यू यहां से ये मिल जाएगी, S1 माइनस S2। ठीक है, चलिए, सो W मैक्स क्या हो जाएगा, 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 1173 प्लस 923 प्लस C1 की वैल्यू दी हुई है 100 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, जीरो खत्म हो गया, T0 दिया हुआ है 298 केल्विन, वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, दैट इज 298 केल्विन, यह है T0।
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना 1.2775 1.2775 कुछ गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। जरा ये कैलकुलेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, एक बार मैं दोबारा करता हूँ, है ना। 1.15 1173 डिवाइडेड बाई 923, ये हो गया 1.27। ओ अच्छा, समझ गया क्या गड़बड़ी करती मैंने, इसमें ln नहीं लिया पिछली बार मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 1.15, ln तो लिया ही नहीं था। ये आएगा 0.2756, 0.2756, 0.2756, 0.2756, और इसमें से हम रिड्यूस करेंगे 0.184, 0.184, ये हो जाएगा 0.0916, 0916 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब सही है। अच्छा, मुझे मालूम कैसे चला कि ये गड़बड़ है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा आपको। 0.0916, ठीक है। सो W मैक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिए आप। अब मैं इसको क्या अलग से सॉल्व करूं, इसको आप सॉल्व करके, चलो मैं आपको एटलीस्ट कैलकुलेटर में एक साथ सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब ट्राई करिएगा आप समझने का। मैं देखो 1.15 से शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 1173 माइनस 923 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया। अब सेकेंड टर्म को कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाई 2000। ये आपका 247.5 आएगा, ये तो ऐसे ई से मालूम चल गया था हमें, माइनस 298 मल्टीप्लाइड बाई 0.0916, ये आ गया 220.2032 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। और जब आप ये आंसर मार्क करेंगे तो अप टू 1 डेसिमल क्या हो जाएगा, 220.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैथमेटिक्स लगाना इज नॉट अ बिग डील, मतलब मैथमेटिक्स समझा देता मैं तो आपको क्या ही सीखने को मिलता, मैथमेटिक्स समझाने में कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। मेन मजा तो है ना जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा इस बात को इंटीमेट करिए, इस बात को थोड़ा कन्वे करिए, ग्रुप में बताइए कि आप लोग समझे इस बात को। एक बार जरा ग्रुप में इस बात को जरूर बताइए अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। हालांकि 1 घंटे का है, शायद ही कोई होगा जो इस पूरे 1 घंटे के वीडियो को देखेगा, बट अगर आपने इस 1 घंटे के वीडियो को देख लिया तो आपका अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर। ठीक है, स्पेशली जिस स्टूडेंट ने इसको पूछा था, जय श्री कृष्णा उसका नाम आई थिंक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। और इस क्वेश्चन के अलावा आपको जो आप कह रहे थे कि आपको कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चाहिए, विद कॉन्सेप्ट समझाइए, तो क्या आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा? क्योंकि अवेलेबल एनर्जी वो चीज है जिससे हर कोई डरता है। आपको वो अवेलेबल एनर्जी क्लैरिफाई हुई या नहीं हुई? ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप 1 घंटे तक आपने इसको देखा होगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।